हेलो बच्चों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम लोग ऑल इन वन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिफोर एग्ज़ाम ये जो सीरीज़ है इसको अटेंड करना बड़ा ज़रूरी होता है। कारण 2025 का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो जो ट्रेंड होगा वो 2024 के अराउंड एटलीस्ट होगा, अनलेस कोई नोटिफिकेशन ना आया हो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप 2025 का अगर पेपर देने जा रहे हैं तो इसे ज़रूर करें। आगे भी ये हेल्पफुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आते हैं। बट फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इन वन सीरीज इसे इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे चैप्टर वाइज भी कवर किया जा रहा है और ईयर वाइज भी कवर किया जा रहा है। 2024 के सारे PYQ कवर किए जाएंगे, सारे कोड, सारे सेट एंड चैप्टर वाइज। मतलब फिलहाल जो चैप्टर रहेगा दैट विल बी लाइट में जो आप जानते हो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पहला चैप्टर होता है। दूसरा होता है ह्यूमन आई वाला। तो ह्यूमन आई वाला जो होगा दैट विल बी इन नेक्स्ट पार्ट। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस ऑल क्वेश्चंस, ऑल PYQ ऑफ 2024 रिलेटेड टू द लाइट। तो डिस्कशन का पैटर्न थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है। आई मीन ऐसा नहीं होगा कि पहले क्वेश्चन करा दिया जा रहा है और थ्योरी आपको नहीं बताया जा रहा है। पहले थ्योरी बता दिया जाएगा, फिर इसके बाद आप चाहें तो खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं चाहें तो साथ साथ भी कर सकते हैं। बाकी जैसे मैं थ्योरी आपको बताऊंगा सारा कुछ ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन एंड उसके लेफ्ट राइट सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को। चैप्टर पूरा तो नहीं है ये, वन शॉट नहीं है ये। वन शॉट जैसा आप मान सकते हो। मतलब 2024 में जिन जिन हेडिंग से क्वेश्चंस आए थे वो सारे कवर होंगे, क्योंकि लाइट जो अगर स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहला तो शुरुआत होता है रिफ्लेक्शन या लाइट क्या होता है। दीज थिंग्स शुड बी रिक्वायर्ड टू डिस्कस, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज इट इज़ वेरी क्रिस्प। आई मीन यहाँ पर आपके समय को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दी गई है। चाहे कंसेप्ट थोड़ा बहुत, कंसेप्ट नहीं मतलब कंटेंट थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाए, बट जो कंसेप्ट है वो बेहतर हो जाए और समय ज़्यादा ना लगे। इसीलिए पुराने जो साल के क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं 2023-22, लेकिन यहाँ पर हम अपने डिस्कशन को, कंटेंट को ओनली अप टू 2024 जो PYQs है लिमिटेड रखेंगे एंड इट विल बी ऑफ द चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहला जो हेडिंग होता है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। उसका कारण कि यहाँ पर 2024 में कोई भी सेट आप देख लो और कोई भी आप कोड देख लो, क्वेश्चन आया नहीं है। तो जो आया नहीं है तो फिर डिस्कस नहीं करेंगे, जो आया है उसके आने के चांस भी ज़्यादा हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। बट फिर मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो वो मिरर वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चांस है कि क्वेश्चन उस पर मिलेगा, आप उसको किसी और वीडियो के थ्रू रिवाइज कर लें। फिलहाल रिफ्लेक्शन पार्ट में इग्नोर करते हुए रिफ्रैक्शन पार्ट पर आता हूँ। रिफ्रैक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है। देयर आर टू डेफिनेशंस। जो पहली वाली है मोस्टली आप लोग यही लिखते हैं, इस पर नंबर भी मिल जाता है, बट थोड़ी सी ये इनकरेक्ट है। मैं पहले इसे ही ब्रीफ कर दूं। पहले लिखा हुआ है कि इट इज़ द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन मीडियम चेंजेस। क्या मतलब है कि जैसे मान लो सपोज करो कि ये एक लाइन है और इसके ऊपर और नीचे मीडियम अलग अलग है। यहाँ पर मान लो एयर है और यहाँ पर मान लो वाटर है, ठीक है। और सन यहाँ पर कहीं पर है। सन से जो लाइट निकलती हैं वो चारों डायरेक्शन में आती हैं। यहाँ पर ये जो लाइट कर रही है मैंने बनाया है ये इस लाइन के, इसको हम बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। बाकी जो दूसरी लाइट मैंने सन के थ्रू आती हुई दिखाई है वो नॉर्मल नहीं है, वो कुछ एंगल पे है। तो जब लाइट एंगल पर आती है तब होता है ऐसा, कैसा कि लाइट सीधा नहीं जाती है, अपने पाथ से कुछ डेविएट हो जाती है। देखिए मैंने डेविएट कर दिया, दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा डेविएट कर दिया है, इतना होता नहीं है। ये सब आपको बहुत अच्छे से आता है कि कब ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी और कब अवे। फिलहाल यहाँ पर हमारा कंसर्न ये नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज रे ऑफ लाइट में डेविएशन हो। यहाँ पर आप केस 1 अगर इमेजिन करें जहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस था, रे ऑफ लाइट विल गो अनडेविएटेड। तो क्या यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं है? क्या ओनली यहाँ रिफ्रैक्शन है? ये ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या बोथ या नन, इस प्रकार से ऑप्शंस क्रिएट हो सकते हैं।
यहाँ पर अगर आप रिफ्रैक्शन की ये वाली डेफिनेशन को ही यूनिवर्सल मान के चलेंगे तो आप कहेंगे कि ना सर यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन नहीं हुआ है, बेंडिंग नहीं हुई है। बेंडिंग तो यहाँ हुई है, इसलिए यही रिफ्रैक्शन है। बट सच्चाई ये है कि यहाँ भी रिफ्रैक्शन है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन की फिर डेफिनेशन में हमें सुधार करना होगा। ये वाली डेफिनेशन इनकरेक्ट नहीं है बट पुअरली करेक्ट है, और ये वाली परफेक्टली करेक्ट है। क्या है दूसरी डेफिनेशन? इट इज़ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन मीडियम चेंजेस। लाइट जब एयर से वाटर में आई है, चाहे ये वाला केस हो और चाहे ये वाला हो, दोनों ही केसेस में स्पीड में चेंज आएगा। तो जब भी मीडियम में चेंज होगा और स्पीड में चेंज आएगा, वट एवर बी द काइंड ऑफ इंसिडेंस, चाहे नॉर्मल इंसिडेंस हो चाहे ऑब्लिक इंसिडेंस हो, वी से इट इज़ रिफ्रैक्शन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न ये उठ सकता है एग्जाम में क्या करें। एग्जाम में आप ये कर सकते हैं, दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसके आगे स्टार बना दीजिए और स्टार के नीचे उसका मीनिंग लिख दीजिए कि फॉर नॉर्मल इंसिडेंस डेफिनेशन इज़ नॉट वैलिड। नाउ जैसा कि आपको मैंने बताया कि सही डेफिनेशन क्या है, स्पीड का चेंज हो जाना। तो प्रश्न उठेगा कि कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। कम हो जाएगी तो कम होकर के कितनी हो जाएगी? ये सारे सवाल जो हैं, इसके सारे जो जवाब हैं वो इस हेडिंग में छिपे हुए हैं। हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर 2024 में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं। आप इन्हें अभी ना करें, पहले थ्योरी देख लें, फिर आप इसके बाद इसे स्वयं से कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कि मैं आपको बता दिया कि क्या होता है थोड़ा थोड़ा, कि स्पीड में चेंज आता है। तो जब लाइट एयर या वैक्यूम से, यहाँ पर लाइट को एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में ले जाना है, मैं नॉर्मल इंसिडेंस ही लिए ले रहा हूँ। ये मैंने लाइट को, एयर या वैक्यूम दोनों नियरली एक जैसे माने जाते हैं, दोनों में लाइट का स्पीड में कुछ खास अंतर नहीं होता है, लगभग इक्वल होती है। लेकिन जब वैक्यूम से जो लाइट है वाटर में या ग्लास में या कोई और मीडियम में, डायमंड में सपोज करो, एंटर होती है तो स्पीड बदल जाती है। यहाँ पर स्पीड सपोज करिए v हो गई, और यहाँ पर स्पीड जो होती है एयर या वैक्यूम में उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ in SI यूनिट, that is in meter per second. You have to remember this, although it is given in the question, but if not given, you cannot claim in any kind of court, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, ये आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो याद करके जाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो लाइट इस मीडियम से जब इस मीडियम में आई तो स्पीड चेंज हो गई। सपोज करिए जस्ट फॉर टेम्परेरी बेसिस मैंने स्पीड यहाँ लिख दिया 2 × 10⁸। अब कम ही क्यों मैंने लिखा है? क्योंकि कम ही होगी। ये आप अपने जनरल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकते हैं, ऑल्दो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, बट आंसर करेक्ट आ जाएगा। थ्योरेटिकली आंसर आ जाएगा, बट पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए तो लाइट का जब मैटर चल रहा होगा तो फिर क्वांटम फिजिक्स पे आना पड़ेगा। अभी उस लिहाज से हम लोग बच्चे हैं, हम लोग यहाँ पर अपना जो जनरल ऑब्जर्वेशन है उससे ही बात करेंगे कि चलते चलते, रोड में चलते चलते अगर हम कोई तालाब में जंप करके चलना शुरू करें, तालाब में हम डूबे हुए हैं, और फिर जो अगर हम मोशन करें तो हमारा मोशन इतना स्मूथ नहीं होगा, हमें डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, और वही रेजिस्टेंस की वजह से हमारा स्पीड कम होगा। तो आपको यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट के बारे में याद रखना है कि जो ये स्पीड होती है वैक्यूम में, ये मैक्सिमम होती है। कोई और मीडियम में अगर आप चले जाओगे तो स्पीड डेफिनेटली इस स्पीड से कम होगी, इसीलिए मैंने यहाँ 2 × 10⁸ लिखा है। तो ये जो मीडियम है, इस मीडियम में जो स्पीड है, इस स्पीड की वैल्यू के बेसिस पर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया जाता है। क्या होता है? ये लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। किसी भी मीडियम का हो सकता है, नॉट नेसेसरी वाटर, नॉट नेसेसरी ग्लास। जिस भी मीडियम में आपको स्पीड पता है, आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि c के बराबर होती है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लिक कर रहा होगा कि ये जो फार्मूला लिख दिया आपने, ये इसी फार्मूले का मैथमेटिकल वर्जन है। ये RI का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए c हो गया, मीडियम में स्पीड के लिए v हो गया। n = c/v वाले फार्मूले में आपको समझ में आया कि v ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू c होगा।
V जो है वो C से ज़्यादा नहीं हो सकता। लाइट जब किसी मीडियम में चलेगी तो वैक्यूम में जो इसकी स्पीड थी वो मैक्सिमम थी, उससे तो कम ही होगी। इसीलिए जो n होगा दैट विल डेफिनेटली विल बी मोर देन 1, राइट। कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो वो 1 से कम नहीं हो सकता, वो 1 से ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है वैक्यूम का। दरअसल है क्या कि जैसे आप अपनी कोई किताब या कॉपी बना रहे होते हैं तो पहले पेज में इंडेक्स क्रिएट करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर भी इंडेक्स क्रिएट किया गया था। रिफ्रैक्शन तरह तरह के मीडियम लिए गए, तरह तरह के मीडियम में तरह तरह का रिफ्रैक्शन जब कराया गया तो एक इंडेक्स प्रिपेयर किया गया। उस इंडेक्स की जो टॉप पोजीशन थी उसमें वैक्यूम को रखा गया, जिस पर स्पीड मैक्सिमम थी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम था। शब्दों पर जोर दीजिएगा। यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन डेवलप किया है कि किसी भी मीडियम का स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n प्रोपोर्शनल टू 1/v, मतलब v और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v है। अगर मीडियम में एंटर करने के बाद स्पीड कम होती है, ये तो सब जानते हैं, कम हुई लेकिन ज़्यादा कम हो गई, v की वैल्यू कम हो गई, बहुत कम हो गई, तो n की वैल्यू बढ़ जाएगी। वैक्यूम से स्टार्ट करते हैं। वैक्यूम का RI ये मैक्स 1 होता है, ये मिनिमम होता है। इसके बाद जो दूसरे मीडियम होते हैं उनके इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वो जो इंडेक्स बनेगा उसका शुरुआत जो होगा वो वैक्यूम से होगा। बाकी जो मीडियम होंगे उनमें स्पीड की वैल्यू कम होती जाएगी, अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चलता जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पर चाहें तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट थोड़ा होल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा है। क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपको इरिटेट कर सकता है क्योंकि मैंने अभी तक इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैंने अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है लेकिन ये नहीं बताया कि कितने प्रकार के होते हैं। ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये एब्सोल्यूट है या ये रिलेटिव है? फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का बताइए, किसी ने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बताइए। आपको ये तो नहीं कहा ना किसी ने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ग्लास के रिलेटिव में बताइए। आपको किसी ने ये तो नहीं कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर के रिलेटिव में बताइए। किसी एक मीडियम का नाम ले रहा है एग्जामिनर और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, दैट विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू। बट इफ समवन आस्किंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर रिलेटिव टू दी अदर, देन इट विल बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शब्दों से आप समझ पाओगे, नहीं भी लिखा होगा तो भी आप लैंग्वेज से क्लियर कर ले जाओगे कि ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव। यहाँ पर अगर किसी ने कहा, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे, कि अगर लाइट मान लेते हैं कि वाटर के अंदर चल रही है, ये वाटर है और वाटर के अंदर ये लाइट चल रही है, तो इसकी स्पीड सपोज करिए कितनी है, 2.25 इंटू 10⁸। क्या ये 3 इंटू 10⁸ है? नहीं है ना, उससे कम है। मैंने आपको अभी बताया कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी, इसके अलावा किसी और मीडियम में आ जाओगे तो कम हो जाएगी। ये हो गई है 2.25 इंटू 10⁸। बताओ कि NW कितना होगा? NW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये तो नहीं कहा ना किसी ने कि वाटर का ग्लास के रिलेटिव बताओ। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है, मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा है N बराबर C/V, N बराबर C/V। इसी को आप फिर से लिखें, लेकिन N की जगह NW और C की जगह C ही रहेगा, V की जगह लेकिन VW। क्या बता रहा है ये फॉर्मूला? कि अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वाटर में लाइट का जो स्पीड होगा वो रिक्वायर्ड होगा, ये मैंने दे दिया है। तो यहाँ पर C का वैल्यू रख लेंगे 3 इंटू 10⁸ एंड VW ये मैंने दिया 2.25 इंटू 10⁸। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 3 डिवाइड बाई 2.25, ये आपका 9/4 हो जाएगा। और कैलकुलेशन आप स्वयं से कीजिएगा, मेरे भरोसे आप रहेंगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि मुझे आंसर याद रहते हैं ऑलरेडी, इतने दिन से पढ़ाते पढ़ाते हो गया है। कैलकुलेशन बीच के स्टेप गलत हो सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर में जल्दबाजी में भी रहता हूँ तो सही हो जाता है। इसलिए आप एक बार कैलकुलेशन को वेरीफाई जरूर कर लिया करें, और गलत हुआ करे तो संकोच ना किया करें, कमेंट करके बता दिया करें। गलतियाँ तो होती ही रहती हैं,
इंसानों से ही होती हैं गलतियाँ। अब एक दूसरा इलस्ट्रेशन है जहाँ पर लाइट चल रही है ग्लास के अंदर। किसके अंदर? ग्लास के अंदर। और जब चल रही है तो स्पीड है 2 × 10⁸ बताना है। स्पीड इतनी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ग्लास का? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो यही फॉर्मूला कौन सा जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, n = c/v, फिर से लगाएंगे। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है। यहाँ पर n हमें चाहिए इस बार ग्लास का, तो ये हो गया c/v। v किसका? w, मतलब ग्लास का। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें रिक्वायर्ड होगा उसी मीडियम का v ले लेंगे। तो यहाँ पर Ng कितना आ जाएगा? Ng आ जाएगा 3 × 10⁸ एंड डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸, इट विल बी 3/2, यू कैन से 1.5, राइट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत काम की होती है। इसी से तो पता चलता है मीडियम डेंसर है या रेयर है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, मैंने कहा वैक्यूम का, ये रेयर नहीं है मीडियम, ये रेयरेस्ट है। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे कहा जाएगा मीडियम डेंसर हो गया है। क्या अब आप हमें ये बता सकते हो कि इन दोनों में कौन ज़्यादा डेंसर है, इसमें और इसमें, ग्लास में और वाटर में? ये है ग्लास, ये है वाटर। स्पीड देख करके भी बताया जा सकता है कि मीडियम कौन है डेंसर, कौन है रेयर, लेकिन ये थोड़ा कन्वीनियंट कम लगता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा बेहतर या रिलेवेंट क्वांटिटी हो जाती है ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर मीडियम आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि यहाँ 4/3 कहा आपने, ये 1.33 कुछ आएगा, ये 1.5 जैसा आएगा। कौन ज़्यादा कौन कम? ये ग्लास का म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कह दिया मैंने। म्यू भी होता है दरअसल सिंबल, लेकिन म्यू से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है आपकी बुक में, एन से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैं एन ही लिख रहा हूँ। एन फॉर द ग्लास इज मोर कंपेयर टू एन ऑफ वाटर। ड्यू टू दैट वी कैन से दैट ये आपका मीडियम डेंसर है और ये रेयर है। ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। ये जो आप कह रहे हो रेयरर है, ये जो आप वाटर को कह रहे हो रेयरर है, कंपेयर कर रहे हो किससे? ग्लास से। क्या ये वाकई में रेयरर है? अगर हम इसकी तुलना कर दें किससे? एयर या वैक्यूम से। एयर या वैक्यूम से कंपेयर कर ले तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, क्योंकि c/v में v की जगह भी c ही ले लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। वैसे भी इंडेक्स जो स्टार्ट होता है 1 से ही होता है ना। तो जो एयर है, जो वैक्यूम है, इससे अगर हम तुलना कर लें वाटर की तो वाटर डेंसर है, लेकिन वाटर रेयरर भी है अगर तुलना कर लें हम किससे? यहाँ पर ग्लास से। तो एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, इसीलिए अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें उन दोनों मीडियम के सफ़ा नाम लेने होंगे जिसका जिससे कंपैरिजन हो रहा है। व्हेन यू से कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33 है, ओनली दिस स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट ये कहने के लिए कि ये मीडियम रेयर है या डेंसर है, नहीं हम कह सकते। जब हम बताएं कि भाई ये वाटर है, इसकी तुलना वैक्यूम से करो, या ये वाटर है इसकी तुलना ग्लास से करो, देन वी से दैट कि ये डेंसर रेयर है। और आंसर बदल भी सकता है, डिपेंड करेगा कि दूसरा वाला जो मीडियम है वो कौन सा है। इसीलिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत काम की क्वांटिटी है डेंसर और रेयरर आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि नथिंग इज एब्सोल्यूट। जो आप अपने साइज को देख लो तो बताओ आप बहुत बड़े हो या बहुत छोटे। अगर आप अपनी तुलना अर्थ से या सन के साइज से करो तो आप पिद्दी से जरा से जीरो साइज के हो, आपका साइज इनफाइनाइटली जीरो है, अर्थ का साइज इनफाइनाइट है। लेकिन अगर आप अपने साइज की तुलना इलेक्ट्रॉन के साइज से करो, नाउ बिकम यू इनफाइनाइट, योर साइज इनफाइनाइट। तो रिलेटिव वर्ड या आइंस्टाइन का कोट है, मेरा नहीं है भाई, कि दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब रिलेटिव है। बस हमें समझना होता है, कभी कभी हम अंडरस्टूड बाय डिफ़ॉल्ट चल रहे होते हैं तो ध्यान नहीं जाता कि हम किसको किसके रिलेटिव में देख रहे हैं। जैसे कि हमने अभी कहा सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक ही बात है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कहा 2 प्रकार के, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। अगर केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंडरस्टूड है ये। और एब्सोल्यूट मैंने कहा कुछ भी नहीं है। दरअसल जब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं तब भी आप 2 मीडियम कंपेयर कर रहे होते हैं,
होता क्या है, एक मीडियम और दूसरा वैक्यूम होता है, उससे कंपेयर हो रहा होता है। बची खुची कहानी आप अभी समझ जाओगे, थोड़ा बस बने रहिए, ध्यान से फोकस करते रहिए। यहाँ पर अगर किसी ने ऐसे कहा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बताओ कितना होगा, आप कहोगे 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होगा, 4/3। दीज आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। यहाँ पर आप एक विशेष मीडियम की बात कर रहे हो, दो मीडियम को कंपेयर नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर किसी ने कहा नहीं नहीं, आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिलेटिव में बताओ, नहीं नहीं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिलेटिव में बताओ, इन दैट सिचुएशन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप समझ गए होगे कौन वाला है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर ये रिलेटिव वैल्यू हो गई। तो ये जो लिखा है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, जो पहले आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बाद में आएगा उसके रिलेटिव में। जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ n ऑफ मान लो d और फिर मान लो लिखा है g, इसका क्या मतलब हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ri ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू WRT विद रिस्पेक्ट टू g। क्लियर हुआ? मतलब हमें यहाँ पर अगर NGW निकालना है, इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू W। हमें NWG निकालना है, इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू G। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ कितनी होंगी, क्या इसका डेफिनीशन है, क्या फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए। किसी एक को आप पकड़ लीजिए, सपोज यहाँ पर 2-3 बार इसी सेंटेंस को बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रुकिए ध्यान से, किसका निकाल रहे हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का। हाँ, बस अंतर है कि इस बार ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिलेटिव में निकाल रहे हैं। यहाँ पर जैसे दूसरे सेंटेंस को आप कोट करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, पूरा नहीं, पहले इतना बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं आप, तब भी निकाल किसी एक मीडियम का ही रहे होते हैं, लेकिन दूसरे मीडियम के रिलेटिव में। ये आपको समझ में आ गया? जैसे कि पहले वाले सीन में क्या हो रहा है, ग्लास का निकाल रहे हैं वाटर के रिलेटिव में, दूसरे वाले में वाटर का निकाल रहे हैं ग्लास के रिलेटिव में। तो डेफिनेशन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या कहती है कि जिस भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो रहेगा न्यूमरेटर में। जैसे यहाँ NG और यहाँ पे NW, और फिर देख लो किसके रिलेटिव में निकाल रहे हैं, किसके रिलेटिव में निकाल रहे हैं। जैसे पहले वाले केस में वाटर के रिलेटिव में निकाला जा रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो लेकिन वाटर के रिलेटिव में, तो डिवाइड बाई NW। और दूसरे वाले केस में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो लेकिन ग्लास के रिलेटिव में, तो जिसके रिलेटिव में निकाल रहे हो वो डिवाइड हो जाएगा, और जिसका निकाल रहे हो वो न्यूमरेटर में। रिटर्न लिखने का प्रोसीजर क्लियर हुआ, जिसका निकाल रहे हो वो न्यूमरेटर में और जिसके रिलेटिव में निकाल रहे हो वो डिवाइड में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें NG और NW की, 3/2 एंड कितना 4/3, ये 9/8 आ जाएगा और ये 8/9 आ जाएगा। बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन आप में आ रहे हैं, सब इम्पोर्टेंट हैं। क्या ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों जो लोग हैं बराबर होते हैं, NGW NWG क्या बराबर होते हैं, क्या इनमें कोई रिलेशन होता है, आपको दिख गया होगा, जस्ट अपोजिट। ये 9/8 तो ये 9/8 नहीं, जस्ट उसका अपोजिट। यानी कि हम कह सकते हैं कि मलिक N12 और N21 बराबर नहीं होते हैं, अपोजिट होता है। क्लियर हो गया? दूसरा आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब हम चूँकि दोनों मीडियम स्पेसिफाई किए हुए हैं, जैसे इसकी हम बात करें NGW, आप कह रहे हो कि ये 9/8 है, मतलब दो मीडियम जो कंपेयर हो रहे हैं इस बार स्पेसिफाइड हैं, एक ग्लास है और दूसरा वाटर है। ग्लास वाटर के रिलेटिव में निकाले तो 9/8 आया, ये 1 से ज़्यादा है। ये बता रहा है कि ये जो ग्लास है, ये जो वाटर है, ये डेंसर है और ये रेयर है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई तो जो मीडियम जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में लिए थे वो डेंसर हो गया, वो ज़्यादा का है, और दूसरा जो आप डिवाइड किए थे वो रेयर है। फॉर एग्जांपल अगर हम NWG की बात करें तो आपने कहा 8/9 है, ये 1 से कम है,
1 से कम है, इसका मतलब ये रेयरर है। कौन रेयरर है? ये W, ये W जो है, और ये जो G है, W का G के रिलेटिव में निकाला, ये 1 से कम आया तो W रेयरर हो गया, W रेयरर हो गया, G डेंसर हो गया। हो सकता है आप कंफ्यूज हुए हो गए, एक बार फिर से समझना यहाँ पर की बात को। अभी हो सकता है समझ में आ गए हो, बट बाद में हो सकता है क्लिक करे एक डाउट आएगा मन में आपके, क्या ये दोनों जो बातें लिखी अलग अलग हैं? दोनों एक ही बात है। एक ही चीज़ को लिखने के, सोचने के, समझने के कई तरीके होते हैं, वही है यहाँ पे। दोनों में ही आपने एक ही बात लिखी है कि वाटर रेयर है और ग्लास डेंसर है। दरअसल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना भी हम आपको पढ़ाएं तो भी सारा कुछ हो जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी चीज़ें समझ में आती हैं कि कौन डेंसर है कौन रेयर है, लेकिन अब जैसा लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आ रहा है, वैसा हमने किया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समटाइम क्विकली चीज़ों को कन्वे करा देता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होना ये बता रहा होता है कि जिसका निकाले हो वो डेंसर है, जिसके रिलेटिव में निकाले हो वो रेयर है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम होना ये बताता है जिसका निकाले हो वो रेयरर है, जिसके रिलेटिव में निकाले वो डेंसर है। क्लियर हुआ? 1 से ज़्यादा होने का क्या मतलब है, 1 से कम होने का क्या मतलब है? ये बात तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम हो सकती है? आप बोलोगे सर आपने अभी अभी यहाँ बताया था कि n बराबर C/V है, तो फिर इस हिसाब से तो n 1 से ज़्यादा ही होता है, हमेशा 1 से कम नहीं हो सकता। कंपटीशन में हमारे सर ने एक सवाल पूछा था, वो कह रहे थे कि n की वैल्यू 1 से कम हो सकती है और आप कह रहे हो कि नहीं हो सकती है, तो कौन सही कौन गलत? सारे लोग सही। खेल है इस बात का कि पूरी आपने कहानी नहीं समझी तो गड़बड़ हो जाएगा कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है डेफिनेटली विल बी मोर देन 1, बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी मोर देन 1, कैन बी लेस देन 1. If denser with respect to rarer है will be more than 1, if rarer with respect to denser है will be less than 1. आई होप अब क्लियरिटी आपको आ गई होगी। बाकी बची खुची कसर आप फॉर्मूला लगा दें, जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं। आपने कहा क्या NGW, ये आ जाएगा NG डिवाइड बाई NW। NG क्या है? ये क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ध्यान से देखिएगा, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर, ये रिलेटिव वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया ना कि C/V होता है, और मैंने भी एक लाइन बोली थी, हो सकता है वहाँ आपको कम समझ में आई हो, अब समझ में आएगा। दरअसल यहाँ पर जब आप n बराबर C/V लिख रहे हो तो आप C और V को कंपेयर कर रहे हो। C स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, V है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में। यू आर कंपेयरिंग स्टिल टू मीडियम्स बट वन ऑफ देम इज वैक्यूम। ड्यू टू दैट वी कैन से दैट कंपेरिजन तो हमेशा होता है, दिखाई ना दे तो भी कंपेरिजन किसी ना किसी से हो रहा होता है। जब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं किसी मीडियम का, दैट टाइम उस मीडियम को आप वैक्यूम से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर इस फॉर्मूले को 2 बार लिखें आप, एक बार ग्लास के लिए, एक बार वाटर के लिए। C डिवाइड बाई VG आ जाएगा और C डिवाइड बाई VW आ जाएगा। ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखें, ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे, ये मैं कुछ स्टेप रिड्यूस कर रहा हूँ, ये आ जाएगा VW डिवाइड बाई VG। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम NWG निकालें, WG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आप करके देख लो खुद से, उल्टा आएगा। दरअसल ये ऐसा आएगा, NW डिवाइड बाई NG इज इक्वल टू VG डिवाइड बाई VS, जहाँ VW। दरअसल जहाँ से हमने कहानी को स्टार्ट किया था वहीं पे लाके पटक के ख़त्म कर देते हैं। कैसे? वहीं पे लाके कहानी को पटकने का मतलब ये है कि बाइंड कर देते हैं। n बराबर हमने C/V कहा था, यहाँ से आपको ये दिखाई दिया था ना, प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब उल्टा। मतलब अगर N1/N2 है तो वो V1/V2 नहीं होगा, वो V2/V1 होगा। वही तो हो रहा है यहाँ, NS/NW VW/VG हो गया है, VG/VW नहीं हुआ, उल्टा हो गया है। यहाँ NW/NG ये VG/VW हो गया है। नाउ अब आप इस परिस्थिति में हैं कि ये दोनों क्वेश्चन खुद से करें, और अब ना हो इसकी संभावना ही नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बताइए। तो आप बोलोगे सर बता देते हैं, बस उस मीडियम में स्पीड बताइए कितनी है, वो दी हुई है। ये सब आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, रिपीट हो रहा है अब तो।
यहाँ पर मैंने v की वैल्यू रख दी जो उन्होंने दी है। ये इन्होंने दिया है लेकिन न दिया हो तो भी आपको याद होता है, आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी 4/3। नाउ नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का और वाटर का इन्होंने बताया है। और यहाँ पर ग्लास में स्पीड बताई है, वाटर में पूछ रहे हैं। अभी आपने कहा कि Ng/Nw, ठीक है, क्या ये Vg/Vw के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं, रेसिप्रोकल, उल्टा, इनवर्स, Vw/Vg। अब वैल्यू पुट कर लीजिए इसी फॉर्मूले में, आंसर आएगा। Ng 3/2 है और Nw 4/3 है। Vw स्पीड इन वाटर ये निकालना है और स्पीड इन ग्लास ये 2 × 10⁸ है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें, योर आंसर विल बी 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही डिटेल में डिस्कस कर ली है, बट चॉइस नहीं थी, करना था डिस्कस, रिक्वायर्ड था, इसलिए कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हेडिंग का नाम है, जिस हेडिंग से यहाँ पर क्वेश्चन पिक किया गया है, और यू कैन से जिस हेडिंग को हम पढ़ाने वाले हैं या रिवाइज कराने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। इसी स्क्रीनशॉट को आपको रट डालना है, तो ये क्वेश्चन और इसके जैसे सारे क्वेश्चन जो आ चुके हैं या आ रहे हैं या आएंगे सब हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि याद इसको कैसे करें। याद, रोट लर्निंग आई विल नॉट प्रीफर। आपको यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा ताकि याद करना आसान हो जाए। रटना है लेकिन समझ समझ के रटना है। तो ये अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ठीक से याद नहीं है। मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा डायग्राम के थ्रू, कहानी, स्टोरी, फिर आप इसको देखिएगा, मिनटों में याद हो जाएगा। बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ये हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बनाई गई है, ऑप्टिकल एक्सिस कह सकते हैं आप इसे। लेंस के अंदर जो एक पॉइंट होता है सेंटर पे, उसको ओ कहते हैं, नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। इसमें लेंस में फोकस होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। लेंस में फोकस का डबल कर दें तो इधर भी होता है, इधर भी होता है। दरअसल f की वैल्यू आप 20 लेके चलो, समझना आसान हो जाएगा। मतलब कहने का, यहाँ से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में आप f लिखोगे और राइट में f लिखोगे। सही मायने में तो F1 F2 कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है ये अभी फ़िलहाल, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इधर ये जो पॉइंट आप समझ गए होगे, लेफ्ट में है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। ये वाला जो पॉइंट है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। अभी मेरे जो सवाल हैं उनको सुनते रहिएगा और आप बताइएगा मेरे सवालों के जवाब। बता तो नहीं सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन है, कमेंट भी नहीं कर सकते, लाइव नहीं है। आप बस अपने आप को ही जवाब बता लेना कि अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम द लेंस ऑफ कोर्स, तो बताओ वो कहाँ है। ऑप्शन ऐसे हैं कि O और F के बीच में, F और 2F के बीच में, 2F के बियॉन्ड, या F पे या 2F पे। ये सारे केसेस हैं। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो 20 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो 40 सेंटीमीटर हो गया। 30 सेंटीमीटर कहाँ आएगा? वो यहाँ कहीं आएगा, F और 2F के बीच में। तो आपको समझ में आया कि बिटवीन F एंड 2F इसका मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट इसके और इसके बीच में, उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस बिटवीन यहाँ पर 20 एंड 40। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस सपोज करिए 40 सेंटीमीटर है, बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये आप समझ गए होंगे, 2F पे है। ऑब्जेक्ट की दूरी ये 20 सेंटीमीटर है, बताइए ये कहाँ है? मैं यहाँ पर आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ये। u की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, -∞। माइनस सब जगह मैं क्यों लगाने जा रहा हूँ? माइनस सब जगह मैं इसलिए लगाने जा रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट अनलेस बताया जाए लेफ्ट में ही मान के चलते हैं। माइनस यहाँ पर 30, -60 के बाद में -40, -40 के बाद में -30, फिर -20, फिर -10। ठीक है, देखिए काउंट करिए। आई होप ये टोटल 1 2 3 4 5 6 केस है। यहाँ भी वही है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केस यहाँ पे भी हैं
और 6 मैंने यहाँ पर भी दिए हैं। दरअसल इस कहानी को याद करने का ये एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस आप अगर सही से प्रैक्टिस कर लें सारी चीज़ें कोरिलेट हो जाती हैं, फिर सारी एक साथ याद हो जाती हैं। ये टोटल 6 क्वेश्चन है आपके लिए। हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला एक ही लगाना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हर क्वेश्चन में f की वैल्यू 20 ही लेनी है, लेकिन u की वैल्यू यहाँ पहले केस में लेनी है -∞, दूसरे केस में -60, तीसरे केस में -40, फिर -30। u की वैल्यू बदलते जाएंगे तो v की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। आप नोटिस क्या करेंगे कि आपने 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, पहली बात। दूसरी बात, ये टेबल आपको अपने आप याद हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर समय या फिजिबिलिटी वैसी नहीं है कि मैं डंडे मार मार करके आपकी नोटबुक चेक कर पाऊँ। फिलहाल तो मैं बस ये एज्यूम कर सकता हूँ कि आपने पॉज करके यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करके v की वैल्यू हर एक केस में निकाली है। जब आप निकालोगे ना तो पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में, हर केस में प्लस आएगी, लास्ट को छोड़ देना बस। यहाँ पर पहले आएगी 20, फिर आएगी 30, और फिर आएगी 40, फिर आएगी 60, और फिर आएगी इन्फिनिटी। एंड लास्ट का केस मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप टेबल से भी देख लीजिए, टेबल से देख लीजिए, शुरुआत में एक जैसा रहा, लास्ट के केस में बदल गया। लास्ट वाले केस में नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए आपको तो ये समझ आ गया कि ये जो आपके न्यूमेरिकल्स, एक तो प्रैक्टिस हो गए, दूसरा ये टेबल याद रखने में, कोरिलेट करने में हेल्प मिल जाएगा इससे। बाकी अभी मैं और आपको एक सपोर्ट में फिगर प्रोवाइड करूँगा जिससे ये सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये लेंस है और इस लेंस से 1 किलोमीटर की दूरी पे, कितना कहा मैंने, 1 मीटर नहीं कहा मैंने, 1 किलोमीटर कहा। u की वैल्यू मैंने कहा 1 किलोमीटर। दरअसल कुछ बच्चे इस चीज़ को लेकर के बड़ा पजेसिव रहते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि इन्फिनिटी क्या होता है। अच्छी बात है, नहीं आता, नहीं आना चाहिए समझ में। इंसान लोगों को इन्फिनिटी का असली मतलब नहीं समझ में आ सकता है, तो बड़े लोगों की बातें हैं। इंसानों को तो बस इतना ही समझ में आ जाए कि समथिंग इज़ वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू अदर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज इन्फिनिटी। ना जैसे यहाँ u की वैल्यू हम देखें तो 1 किलोमीटर है ना, 1000 मीटर हो गया ना, सेंटीमीटर में बात करें तो और 2 जीरो बढ़ा लो। ये देखिए, क्या ये इससे 2 गुना है, 3 गुना है, 10 गुना है, 100 गुना है? बहुत ज़्यादा है। जब कोई ट्रक इस लेंस से इतनी दूरी पे हो, जैसे मानो 1 किलोमीटर की दूरी पे, या कोई एक बंदा या बंदी लेंस से, है ना, कितनी दूरी पे है, 1 किलोमीटर की दूरी पे, तो कहा जाएगा वो इन्फिनिटी पे है। u की वैल्यू लिया जाएगा -∞, और फिर जब यहाँ पे पुट करके आप v निकालोगे ना तो ये v इतना ही आएगा, करके देख लेना। तो यहाँ पर v इतना आने का मतलब पता है क्या हुआ, कि जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। ठीक है, ये मैंने इमेज बना दी। ये मैंने इमेज सही नहीं बनाई है, छोटी सी बनानी चाहिए मुझे। ठीक, ये आपका O1 हो गया। O1 क्यों लिखा मैंने? दरअसल यहाँ पर O1, O2, O3, O4, O5, O6 छइयों में एक साथ बनाऊंगा ताकि कोरिलेट कर पाओ आप, ताकि ये टेबल आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ज़िंदगी भर के लिए। ध्यान देना, ये याद हो गई तो बड़ी आसानी होगी, पूरी ऑप्टिक्स का सार तो क्लियर हो गया। क्योंकि कॉन्केव मिरर जो होता है और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, दोनों की कहानी नियरली एक ही जैसी होती है और मेन यही होते हैं। बाकी जो 2 और लेंस और मिरर एक एक रह गया ना, ये तो ज़रा से होते हैं, छोटे से होते हैं, उनमें 1 ही 2 केस होते हैं, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए इसको तवज्जो दीजिएगा, बहुत बड़ा मसला रिवाइज होने जा रहा है यहाँ पे। इसलिए अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे ये 6 के 6, तो आपको निश्चित है कि बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। O1 बनाया, अब बताओ O2 किधर होगा? O2 ये -60 का मतलब समझे, ये -20 है, ये -40 है, -60 मतलब 3f, 2f के और थोड़ा सा पीछे ये आपने O2 बना दिया। फिर O3 ये है -40। अब धीरे धीरे आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि शायद ऐसा हो रहा है यहाँ कि कोई बंदा है या बंदी है, वो चलते चला आ रहा है लेंस की तरफ धीरे 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 धीरे। तो पहले वो इन्फिनिटी पे था, फिर बाद में वो 2f के पास आया, लेकिन अभी 2f पे नहीं आया। ये कहानी बियॉन्ड 2f को बता रही है। इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है ये 2f पे आ गया, ये आपका बंदा या बंदी अभी और चलेगा, तो जो नेक्स्ट केस बनेगा
देख लो ये -30 है, एफ और 2f के बीच में हो गया। इसके बाद जो अगला केस बनेगा वो f पर आ जाएगा। लास्ट केस मैंने कहा था अभी हम डील करेंगे ही नहीं, उसको नेक्स्ट में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो 5 केसेस हैं इनके करस्पॉन्डिंग जो इमेज होंगी, आपने अगर इतनी प्रैक्टिस करी होगी तो ऐसे ही याद हो गया होगा। टेबल थोड़ी बहुत रीड करी होगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी, ऐसे ही याद हो गया होगा। बाकी अगर नहीं याद हो पाया तो बची खुची कसर अब क्लियर हो जाएगी। करना क्या है आपको, एफ से एक लाइन बनानी है। ये एक इमेजिनरी लाइन है टू रिमेंबर दिस टेबल। ये एक इमेजिनरी लाइन है टू रिमेंबर दिस टेबल। यहाँ पर पहला जो आपका इमेज है वो कहाँ है, ये बना दिया मैंने पहले ही। और दूसरा जो इमेज होगा वो यहाँ पे बनेगा, तीसरा जो इमेज होगा वो यहाँ पे बनेगा, चौथा जो इमेज होगा वो यहाँ पे बनेगा, पांचवा जो इमेज होगा यहाँ पे बनेगा। आपने नोटिस किया कि जो बंदा या बंदी लेंस की तरफ अप्रोच कर रहा था तो जो उसकी इमेज है वो लेंस से उसी हिसाब से दूर भी जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इश्यूज हुए हैं जिनको एक्नॉलेज करना रिक्वायर्ड है कि ये जो बंदा है इसका साइज तो थ्रू आउट सेम रहा है, लेकिन यहाँ पर इमेज का जो साइज है थ्रू आउट सेम नहीं रहा। शुरुआत में इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, लेकिन यहाँ पर थोड़ा साइज बढ़ा, ग्रो हो रहा है साइज में। और 2f पे जो साइज है वो उतना ही हो जाएगा। धीरे धीरे देखिए साइज बढ़ रहा है। आप एक बार साइज को लेकर के यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं हाईली डिमिनिश, फिर थोड़ी सी डिमिनिश, फिर सेम साइज, फिर थोड़ा साइज और बढ़ा, फिर इनफाइनेटली लार्ज हो गया। लास्ट वाले केस को मैंने कहा अभी इग्नोर करो। ठीक, रही बात पोजीशन की, तो ये पोजीशन पहले फोकस पे, दोबारा में f और 2f के बीच में, देख लो f और 2f के बीच में, फिर 2f पे, 2f पे, फिर 2f के बियॉन्ड, और फिर इन्फिनिटी पे। सब कुछ आपको आसानी से अब याद रह जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हम अपने प्रश्न पर आए, क्योंकि हमने थ्योरी तो ढंग से पढ़ा ही दी है। प्रश्न ये है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। दरअसल पूछ रहे हैं कि उसी साइज का इमेज चाहिए जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। न्यूमेरिकल नहीं है ये, इसको हम करने को तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कह रहे हैं उसी साइज का ले लो। उसी साइज का मतलब m की वैल्यू मैग्नीट्यूड में 1 होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन, राइट। और कह रहे हैं u बताओ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको और इसको और इसको तीनों को अगर एक साथ सॉल्व करें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई यहाँ पे जो u की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड वाइज वो 2f के बराबर होगी। लेकिन हर चीज़ प्रूफ नहीं करनी होती है, इतना समय नहीं होता है। और दूसरा, अगर होता भी है समय तो फिर आप अगर प्रूफ करने बैठ जाओगे तो आगे भी चीज़ें को रिलेट नहीं कर पाओगे। बेटर वे भी कि आप इस पूरी स्टोरी को याद रखें और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको बिना न्यूमेरिकल के सीधे रिलेटिव मूवमेंट जो हुआ है उसकी मदद से समझने की कोशिश करें कि उसी साइज का इमेज चाहिए जिस साइज का अगर ऑब्जेक्ट है। दिस विल हैपन व्हेन योर बंदा या बंदी विल बी एट 2f, दैट इज 40 सेंटीमीटर। इसके पहले की जो चीज़ें हैं दैट टाइम इमेजेस ये वाली हैं, छोटी छोटी हैं। जैसे ही 2f से ये बंदा क्रॉस किया, लेंस को अप्रोच किया, इमेज का साइज बढ़ गया और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी भी अगर आपको याद करने में बड़ी मुश्किल आ रही है तो एक और प्रिंसिपल है जो आपको मदद करेगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है देखिएगा। कहता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंज हो जाएगा, हो सकता है, किए जा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन या कोट क्या है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी इंटरचेंज्ड। मतलब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे था, फोकस में था। इंटरचेंज करें तो कैसा बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे नहीं फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। देखो ऐसा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए फोकस पे है और इमेज इन्फिनिटी पे है। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे 2f के बियॉन्ड है तो इमेज f और 2f के बीच में बना है। रिवर्सिबिलिटी सेज व्हाट कि अगर ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में हो जाए तो इमेज 2f के बियॉन्ड बन जाएगी। ये भी हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो इमेज 2f के बियॉन्ड बन गया है। नो चांस अब पॉसिबल नहीं है कि आपको ये याद ना रह जाए, सब याद रह जाएगा। नाउ लेट अस मूव लास्ट वन। ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट हेडिंग है। इसमें ये जो अपर्चर वर्ड लिखा है,
आप अभी 10वीं क्लास में हैं, आपके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, इसे डिलीट कर दीजिए, इसका आपसे कोई ताल्लुकात नहीं है। नॉर्मल आप हेडिंग इंटेंसिटी ऑफ इमेज ऐसा डाल सकते हैं। क्वेश्चन आप अभी ना करें, पहले थ्योरी समझ लें फिर करें। यहाँ पर वी हैव कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस। ऊपर अभी आपने जो डिस्कशन किया उसमें बताया कि सर जी ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ होगी। उसी केसेस में से एक कोई पर्टिकुलर केस हम कंसीडर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका एफ पे नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका 2F पे है। तो आपने जो ऊपर अभी समझ के याद किया है, क्या याद किया है कि इस परिस्थिति के लिए जो इमेज होगी वो 2F पे होगी। तीसरा एक और तरीका जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको लेकर के बच्चे तनाव में रहते हैं, रे डायग्राम। एक तो इमेज कहाँ होगी, कैसी होगी, इसकी जानकारी जो फार्मूले हैं न्यूमेरिकल्स 1/v - 1/u वाला जो फार्मूला है उसकी मदद से मिलेगा, और दूसरा रे डायग्राम से भी मिल जाएगा। रे डायग्राम से कैसे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे कि भाई रेज ऐसी होंगी अगर, तो लेंस से पास हो जाने के बाद कैसी होंगी। ठीक, कुछ रूल्स जैसे कि पहला ये आपको याद रखना है कि लेंस के पहले, बिफोर एंड आफ्टर, लेंस के पहले की अगर रे पैरेलल है किसके, ऑप्टिकल एक्सिस के, तो बाद में ये फोकस से चली जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैंने अभी अभी आपको बताया, पहले अगर वो लेंस फोकस से पास हो रही है तो बाद में वो पैरेलल हो जाएगी। तीसरी बात, अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है कोई रे, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है कोई रे, तो ये अनडेविएटेड रहेगी, ऑप्टिकल सेंटर से ही आ जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस के परसेप्शन से। ठीक है ना, यहाँ पर ये रूल्स में इमेजिन कर रहा हूँ आपको याद है। तो इस ऑब्जेक्ट का, इसको अगर हम ए बी लिखें तो इमेज कैसे आप ट्रेस करोगे, कैसे बनाओगे। हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज करो ये है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आप मान सकते हैं जैसे यहाँ पे ये जो पूरा बॉडी है ये एक छोटा सा पॉइंट, सर अलग डील करो, हाथ अलग डील करो, पैर अलग डील करो। प्रत्येक ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट में डील हो सकता है, सारे पॉइंट डील करने की जरूरत नहीं होती है। आपको इसकी इमेज बनाने के लिए केवल इस बॉडी के टॉप एंड बॉटम, नीचे का और ऊपर का पॉइंट डील करना होता है। इनफैक्ट ऊपर का ही केवल डील कर लो, नीचे का भी नहीं करना होता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर इस रूल पर पहुँचे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसमें साइज होता है, वो छोटे छोटे पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट में ब्रेक किया जा सकता है, और सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट उस बॉडी के डील करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्सट्रीम के पॉइंट्स ऊपर और नीचे के डील कर लो, बात उतनी ही से समझ में आ जाती है। और यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आपका इस लाइन के परपेंडिकुलर रखा होता है, ट्रांसवर्स बोलते हैं इसको, दैट टाइम केवल आपका जो टॉप पॉइंट होता है, एक जो सर वाला, पूरा पैर का कोई पॉइंट नहीं लेना है, सर का जो कोई पॉइंट है बस उसको ही डील कर लो, तो समझ आ जाता है कि इमेज कहाँ होगी और कैसी होगी। तो हम यहाँ पर पॉइंट बी को फोकस कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ एक बल्ब है और इस बल्ब की इमेज कहाँ होगी ये बताना है। रूल ये यूज़ होंगे। एक तो तरीका हो सकता है न्यूमेरिकल, आप इसको न्यूमेरिकली डील करो, जो लेंस फार्मूला मैंने ऊपर बताया वो लगाओ। दूसरा, रे डायग्राम का मदद ले लो। रे डायग्राम का मदद लेने जा रहे हैं। कहा जाता है कि एट लीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्रॉम द सोर्स, या यू कैन से ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये जो बल्ब है यहाँ पर आप इमेजिन कर रहे हो, इस बल्ब से आपको एटलीस्ट 2 आपको रे बनानी होंगी। यहाँ इस बल्ब से कितनी, एटलीस्ट 2 रेज आपको रिक्वायर्ड होंगी कि बनाना है। अब हमें नहीं लगता कि आप में इतनी कम समझ है कि आप 2 रे ऐसी बनाएंगे। ये 2 रे तो इस लेंस से होके ही नहीं जाएंगी ना, तो क्यों बनाएंगे आप? वो 2 रे बनाएंगे जो पहली बात तो लेंस से होके जाएं, और दूसरी बात उनमें जो आपको मैंने रूल बताएं वो यूज़ हो जाएं। तो आप यहाँ पर बी से, बी पर जो बल्ब है उससे एक ऐसी रे बनाएं जो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो, लाइक दिस। देखिए ये पैरेलल है। रूल मैंने सिखाया कि लेंस से पास होने के बाद आफ्टर ये फोकस से जाएगी। देखिए ये फोकस से जा रही है,
ठीक है। लेंस से पास हो जाने के बाद ये जो रे है ये फोकस से जाएगी। एटलीस्ट मैंने कहा कितनी, 2 रेज आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। एटलीस्ट 2 आपको बनानी होंगी, एक ही तो बनी है, अभी एक और बनाओ। दूसरी कौन सी बनाएं? ये एक रे आप ऐसी बनाओ जो ओ से जा रही हो, ठीक है, ओ से जा रही हो। क्या ये रे लेंस से पास होने के बाद कोई डेविएशन लेगी? नहीं। मैंने यहाँ बता दिया रूल के फॉर्म में कि अनडेविएटेड, सीधा जाएगी, ये सीधा जा रही है। ये रे आगे देखा जाएगा तो पता चलेगा कि किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। दैट पॉइंट विल बी द इमेज पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा ये इमेज पॉइंट होगा किसका? बी का, बल्ब का। इसको आप बी डैश लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 2F हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आपको ये समझ में आ गया कि बी डैश कहाँ पर होगा, और बी डैश 2F के ठीक ऊपर है, तो 2F पे ही ए का इमेज होगा ए डैश। ये आपने कंप्लीट ए बी का इमेज बना दिया, ए डैश बी डैश, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि सेम साइज का है, इन्वर्टेड है, एक्चुअली रेज मीट कर रही है, रियल है, इन्वर्टेड है। ये सारे ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया है उसका इस क्वेश्चन में बहुत यूज़ नहीं हुआ है, भूमिका बनाई है मैंने, अब यूज़ होगा। यहाँ पर मैंने कहा कि एटलीस्ट 2 क्यों? क्या एक रे को ही बना ले तो इमेज नहीं बन जाएगी? जवाब है नहीं, एक रे से नहीं बनेगी, क्योंकि इमेज जहाँ बनती है वहाँ पर हमें इंटरसेक्शन चाहिए होता है, और इंटरसेक्शन अकेली एक रे का थोड़े ना होता है, एटलीस्ट 2 चाहिए होती हैं, उनका इंटरसेक्शन होता है। एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड तो मेक एन इमेज। लेकिन आपको ये समझ आ गया कि 2 कम से कम चाहिए होंगी, एक से बात नहीं बनेगी। 3 बना दे तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी? 3 बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 4 से भी कोई नहीं होगी, 5 जितनी मन करे आप उतनी यहाँ से बनाओ। लेकिन दुनिया में सारे ही लोग आलसी हैं, एफर्ट कोई नहीं डालना चाहता, लीस्ट एफर्ट से बात बन जाए, एवरीवन वांट दैट। तो लीस्ट यहाँ पर 2 रे बनानी होंगी इसलिए। लेकिन हम अब आगे कहानी और ले जाना चाहते हैं तो थोड़ा एफर्ट बढ़ाएंगे। 2 रे बनाई, इमेज बन गया, लेकिन और 1-2 रेज बना के देखें तो क्या होगा, देखते हैं। तीसरा रे मैंने ऐसा बनाया जो फोकस से होके जा रहा है। देखिए जा रहा है, रूल मैंने क्या लिखाया, फोकस से होके जाएगी तो बाद में ये पैरेलल हो जाएगी। देखिए बाद में ये पैरेलल हो गई। एक चीज़ आप नोटिस करिए कितनी सुंदर है कि यहाँ पर आपने तीसरी रे बनाई तो ऐसा नहीं है कि ये जो पहली दूसरी है इनको लेके चले तो बी का इमेज यहाँ बी डैश पे आएगा, और दूसरी और तीसरी लेके चले तो बी डबल डैश पे इमेज आएगा, और पहली और तीसरी लेके चलें तो बी ट्रिपल डैश पे इमेज आएगा। नहीं, आप किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि बी का अगर इमेज बनाना चाहते हैं एटलीस्ट 2 से ही काम चला लीजिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा बना दें तो भी सारी की सारी रेज उसी पॉइंट पर आएंगी जहां पर पहले 2 रेज बना करके आप कंक्लूड किए थे। मतलब अब ये कंपटीशन का, ओलंपियाड का क्वेश्चन कि अगर एक हम रे ऐसी बनाएं तो नहीं समझ में आता कि ये इसमें से कौन से रूल की हेल्प से डील करी जाएगी। लेकिन लॉजिक अगर आपका अच्छा है तो आप इस रे को बिना किसी रूल के ही निश्चित तौर पे कह पाओगे कि सर यहाँ से चाहे जितनी आप रेज बना दो, चाहे जितनी, सब की सब इसी पॉइंट पर आकर के मिलेंगी, क्योंकि ये जो बी डैश है ये बी का इमेज है, राइट। तो यहाँ पर बी डैश पॉइंट पर कोई 2 रेज आकर के नहीं मिलने जा रही हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी रेज आकर के मिलने जा रही हैं। क्लियर हुआ? अब हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर हम इस पार्ट को इग्नोर कर दें, मतलब इस पार्ट को काले कपड़े से लपेट दें, इस पार्ट को हम अगर काले कपड़े से लपेट दें तो क्या होगा? कोई समस्या नहीं है। जो ये रेज आ रही हैं पार होके इधर नहीं जाएंगी, ये यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, इसी के अंदर रह जाएंगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। तो क्या यहाँ पे एक भी रेज नहीं आएंगी? अभी ऊपर वाला पार्ट तो जिंदा है ना, ऊपर वाले पार्ट की वजह से तो रेज पहुंचेंगी ना। तो इससे क्या समझ में आया कि आप कोई अगर रैपिंग करते हो ब्लैक पेपर से तो नंबर ऑफ रेज विल रिड्यूस। क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई परिवर्तन आया? कोई उसके प्रकृति में, नेचर में कहीं कोई परिवर्तन आया? नो, ओनली द नंबर ऑफ रेज मीटिंग एट दैट पॉइंट विल चेंज ड्यू टू दैट इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस विल चेंज एंड ऑल अदर थिंग रिमेन सेम।
अब आप एक बार क्वेश्चन देख लो, मुझे नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत है। यहाँ पे कह रहे हैं रैप्ड विद ब्लैक पेपर, क्या होगा, ये लिखा हुआ ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, साइज इमेज का उतना ही रहेगा। एंड लोअर हाफ इन्वर्टेड, नो, ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा, सी ऑप्शन फाइनली करेक्ट होगा। इतना यहाँ पर ही था आज के सेशन में। बाकी मैं एक बात और यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगा कि जो दूसरा चैप्टर होता है लाइट से ही रिलेटेड, रिफ्लेक्शन, वो ह्यूमन आई वाला, आप देखो ध्यानपूर्वक, उसको तवज्जो कम देते हो। और हुआ क्या, 2024 के पॉइंट्स अगर बात करें, ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके आप देखोगे वहीं से आए हैं, लाइट वाले चैप्टर से, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाले से। कुल मिला के आए कितने चैप्टर हैं, कितने क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन तो वहाँ से आए। तो अभी भी समय है, आप अच्छे नंबर चाह रहे हो तो वो जो ह्यूमन आई वाला पार्ट है उसको अच्छे से कर लेना भाई। एक बार इस चैप्टर में कुछ होल बैकलॉग रह जाए कोई समस्या नहीं, ये चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रद्दी हो गया। ये चैप्टर 2 पॉइंट से रिक्वायर्ड है, एक तो इससे क्वेश्चन आते हैं, दूसरा इसके बिना अगला चैप्टर हो नहीं सकता। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे पूरी थ्योरी पढ़ाई है आपको, ताकि आप अगला चैप्टर अच्छे से समझ पाओ। मेरा काम था ये बताना आपको कि जो लोग दूसरा चैप्टर ह्यूमन आई वाला छोड़ करके चले जाते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लाइट वाला चैप्टर आप सर के बल खड़े हो गए, ढंग से पढ़ डाले, अब आप मजबूर हैं, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अब आप ह्यूमन आई वाले चैप्टर को कतई ना छोड़ें, ढंग से उसको कर लें। बेटर विल बी कि अगर समय नहीं है तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें ये मैं ह्यूमन आई के सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से डिस्कस करूंगा जिस तरीके से मैं आज किया हूँ, उसको ज़रूर कर लें आप, तो सारा कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।